Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to continue with executive. All right, uh, this uh, this will be the part 2 of लेक्चर सीरीज एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इसके अंदर हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली गवर्नर के बारे में. गवर्नर से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं, जितनी भी पावर्स हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू गवर्नर वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर. सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट होती है सेंटर में और सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट होती है स्टेट्स में. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक डिफाइनिंग फीचर होता है. ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी सेम चीज़ लागू होती है कि वहाँ सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट सेंटर में है और सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स में है. आर्टिकल 153 to 167 बात करते हैं गवर्नर से रिलेटेड. ठीक है, अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 के अंदर है, देन 5 to 11 2 के अंदर है पार्ट 2, देन 12 to 35 पार्ट 3 के अंदर है, 36 to 51 पार्ट 4 के अंदर है और 51A पार्ट 6 के अंदर पार्ट 4A के अंदर है. ठीक है, एंड देन 52 to 78 ये पार्ट 5th के अंदर है. ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ठीक है, एंड देन 153 to 167 153 to 167 ये पार्ट 6 में, ये गवर्नर से रिलेटेड बात करते हैं. ठीक है, ये याद रखना है आपको. आपको हर आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि 52 से 78 प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात करते हैं. कई बारी क्वेश्चन बस इतनी ही नॉलेज से सोल्व हो जाता है कि इफ़ यू नो दैट 52 to 78 आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए. देयर आर हाई चांसेस. ठीक है, तो आर्टिकल 153 to 167 बात करते हैं गवर्नर के बारे में. पार्ट 6 डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव. राइट, एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ठीक है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल. ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, और स्टेट काउंसिल स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ठीक है, गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड. जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो स्टेट के, वो गवर्नर होते हैं. कंट्री के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं. ठीक है, तो इन्हीं सिमिलैरिटीज़ की मैं बात कर रहा था. ये सिमिलैरिटीज़ हेल्प करेंगी आपको रिटेन करने में ये इन्फॉर्मेशन. ओके, ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड जस्ट लाइक आवर प्रेसिडेंट. हमारे जो गवर्नर्स होते हैं वो भी केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. ठीक है, वो केवल एक एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के. ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो आया था उसके अंदर ये प्रावधान था कि किसी एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है. ठीक है, अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. आपने कभी नहीं सुना होगा कि डायरेक्टली किसी गवर्नर को इलेक्ट किया जाए, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता पीपल के थ्रू. ठीक है, और एंड नॉट इवन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज. और इन्हें किसी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू भी इलेक्ट नहीं किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट को किया जाता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट को किया जाता है. इन्हें अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1979 में कि ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि जो ऑफिस होता है गवर्नर का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट एज एन एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है. ठीक है, अब डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता है? डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट. क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नर से रिलेटेड कोई भी इलेक्शन के प्रावधान है ही नहीं. ठीक है, वहाँ पे केवल सीएम से रिलेटेड जो है इलेक्शंस उनके प्रावधान हैं.
ठीक है। और अगर डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा, अगर डायरेक्टली इलेक्शन होंगे उनके, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, राइट। और कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो वो स्टेट की हारमोनी को हैम्पर करेंगे। गवर्नर इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही होते हैं वो। गवर्नर वुड बिलोंग टू अ पार्टी, अगर किसी पार्टी से बिलोंग करेंगे तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। लेट मी रिमाइंड यू, गवर्नर के पास प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर होती है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी होता है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी होता है। अगर किसी सिचुएशन में क्या करना है वो उन पावर भी उनके पास होती है गवर्नर के पास, और कॉन्स्टिट्यूशनली किसी तरीके से उन्हें क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशनली वो पावर भी गवर्नर के पास होती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ये दोनों डिस्क्रिशन हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। तो उनका इतनी पावर होने के बाद उनका न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट्स। अब प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है, ये प्रेसिडेंट के नॉमिनेट होते हैं ताकि सेंटर कंट्रोल कर पाए स्टेट्स पर, ठीक है। ये हम सबको पता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के अंडर ही काम करते हैं, और उसका एक सोल पर्पस यही होता है कि सेंटर ताकि कंट्रोल कर पाए स्टेट्स को। अब इनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जैसे प्रेसिडेंट की होती है। सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, शुड बी एन आउटसाइडर, फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है, न्यूट्रल, ताकि न्यूट्रल रहे। while appointing the governor, president should consult the CM of that state. गवर्नर को नियुक्त करते हुए प्रेसिडेंट को सीएम से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि ऐसा करना ही करना है, बट ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कंडीशंस, शुडंट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर अगर कोई किसी को बनाया जा रहा है तो ही शुडंट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी का भी मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर वो हैं तो उन्हें अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइनेंशियल गेन, ठीक है। कोई भी ऐसी पोस्ट जो फाइनेंशियल गेन ले गया है वो सारी पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर मानी जाती हैं, ठीक है। सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेम पर्सन गवर्नर बन सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी। द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट्स हाई कोर्ट। जो ओथ होती है प्रेसिडेंट के केस में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट की ओथ, और प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं CJI की ओथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और गवर्नर के केस में देखिए प्रेसिडेंट या फिर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हर स्टेट्स में जाके हर गवर्नर को ओथ दिलवाना ये प्रैक्टिकली आई थिंक इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट वो ही ओथ दिलाते हैं गवर्नर को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी गवर्नर होंगे जिस भी स्टेट के, उसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे वो गवर्नर को जो है ओथ दिलाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज, उस केस में सीनियर मोस्ट जज उस कोर्ट के ओथ दिलाएंगे गवर्नर को। टर्म जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देनी होती है। कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर्ट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें रिमूव करने का ग्राउंड जो होता है कि किस किस ग्राउंड पे गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को, ऑलराइट। कैन बी रीअपॉइंटेड इन द सेम और अदर स्टेट, और इन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है सेम स्टेट में या फिर किसी और स्टेट में। अ गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर 5 ईयर्स until his successor assumes charge.
ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेम केस होता है प्रेसिडेंट में भी, 5 साल के बाद भी अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जब तक कि उनका सक्सेसर जो है चार्ज एज्यूम ना करे, मतलब जब तक उनके सक्सेसर को इलेक्ट ना किया जाए। प्रेसिडेंट सीजे ऑफ द कंसर्न हाई स्टेट्स हाई कोर्ट, अगर गवर्नर टेम्परेरीली अनअवेलेबल है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नर नहीं है किसी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई स्टेट्स हाई कोर्ट, जो उस स्टेट की हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी टेम्परेरीली गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको ये हियरार्की भी याद रखनी है इसकी। जैसे उस वहाँ पे था ना प्रेसिडेंट में कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही गवर्नर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें, ये सिमिलैरिटीज़ हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं, साथ साथ देखते हुए ही चलना है आपको। अब पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। 80% इनकी पावर्स और जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर हैं प्रेसिडेंट से, ठीक है, लेकिन जो 20% जो अलग चीज़ें हैं वो ही आपको सब याद रखनी है और वो ही इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है वो प्रेसिडेंट की पावर या फिर प्रेसिडेंट के फंक्शन से, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब डिसीजन मेकिंग पावर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, इन्हीं के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है, कंट्री में अगर यूनियन की बात की जाए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट, उनके नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, और स्टेट की बात की जाए तो गवर्नर के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं। गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट, ठीक है, इन सबको गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, determines his conditions of service and tenure of office. State election commissioner can be removed in like manner on the like grounds as a judge of a high court. ठीक है, मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उन्हीं ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है जिन ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का आर्टिकल है 217, और उसके अंदर साफ साफ गिवन है कि एक हाई कोर्ट के जज को सेम तरीके से ही रिमूव किया जाएगा जिस तरीके से रिमूव किया जाता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, और उन्हें रिमूव करने का आर्टिकल है 124 सबसेक्शन 4। ठीक है, इम्पीचमेंट, आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक है, 100 मेंबर्स अगर लोकसभा में पास कराया जा रहा है, 50 मेंबर्स अगर राज्यसभा में पास कराया जा रहा है, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाता है वो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देन इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है, उसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाए जाने के बाद दोनों हाउसेस में से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, एंड देन प्रेसिडेंट इन सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते रहिए तभी आपको ये सब कुछ याद हो सकता है। ऑलराइट, ये सब कुछ इजी है, लेकिन तभी इजी है जब आपकी रिवीजन टाइम पे हो रही हो। अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी, ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को भी और चेयरमैन को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन इन्हें रिमूव केवल और केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। जब हम इसके प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे तब आप देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट, कुछ चेंजेस भी नहीं किए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उन्हें नियुक्त करते हैं गवर्नर, लेकिन उन्हें रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, कैन सीक एनी इन्फो रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम सीएम। जो गवर्नर होते हैं वो सीएम से कभी भी या तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लेजिस्लेशन, इन दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी गवर्नर जो है,
ठीक है। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच के ये रिलेशन को भी बताता है। ऑलराइट, सेम रिलेशन है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, जो रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नर और सीएम के बीच में। कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, ये भी हम देख चुके हैं। कौन से आर्टिकल में है प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 365, ये बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बताया था ना आपको कि 356 में से अगर कुछ आपको मतलब 356 के आर्टिकल में से अगर कुछ चीज़ जो सबसे ज़्यादा याद रखने लायक है तो वो यही है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर होने पे आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है। तो इसी बारे में बात कर रहे हैं हम इसके अंदर कि गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है। आर्टिकल 356 एंड 365 इन अ स्टेट द गवर्नर एंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज एंड एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के एजेंट के तौर पे जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी स्टेट में तो गवर्नर के पास सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती हैं उस स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है। और ये सारी चीज़ें कौन से आर्टिकल में बात की गई हैं इनसे रिलेटेड? 356, 365, 356, 365। ठीक है। एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, ही ऑल्सो अपॉइंट्स वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट। तो ये एक चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के रूप में भी एक्ट करते हैं उस स्टेट में जिस स्टेट के गवर्नर होते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपने देखा एग्जीक्यूटिव पावर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, लेजिस्लेटिव पावर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। ठीक है। देखते हैं कैसे। गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सेम है। कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द commencement ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, ये भी बिल्कुल सेम है। कैन सेंड मैसेजेस इन द हाउस और हाउसेज रिगार्डिंग पेंडिंग बिल्स, ये भी बिल्कुल सेम है। कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव assembly to preside over its proceedings when both the speaker and the deputy speaker's office fall vacant, ये भी बिल्कुल सेम है। any member to preside over state legislative council when office of both chairman and deputy chairman fall vacant, ये भी बिल्कुल सेम है। अभी तक सारी की सारी जो legislative powers हैं वो बिल्कुल सेम है, गवर्नर की प्रेसिडेंट की, दोनों की सेम है बिल्कुल। nominates 1/6 of the members of the SLC and 1 member in SLA, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं और 12 मेंबर, ठीक है, 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं वो लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं, 12 मेंबर्स वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ठीक है। जो आर्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करके आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है। अब गवर्नर के केस में होता है 1/6 मेंबर्स ये नॉमिनेट करते हैं SLC में। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ठीक है। जिसके इलेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस विधानसभा के होते हैं ना, तो विधानसभा में केवल और केवल एक मेंबर ही जो है ये नॉमिनेट करते हैं SLA। ठीक है। SLA विधानसभा होता है, SLA विधानसभा होता है, SLC विधान परिषद होता है। ठीक है। डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ये डिसाइड भी करते हैं किस चीज़ के ऊपर? डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, किसके? मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। अब बिल से रिगार्डिंग देखते हैं। जब इनके पास बिल आता है तो इनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। जब इनके पास बिल पहुंचता है गवर्नर के पास
दोनों हाउसेस में से अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है या फिर अगर सिंगल हाउस है तो SLA से जब इनके पास गवर्नर के पास जब बिल पहुंचता है पास होने के बाद, तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो असेंट दें बिल को, या विद होल्ड हिज असेंट, या रिटर्न द बिल, या फिर रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये चारों ऑप्शंस किस आर्टिकल के अंडर आते हैं उनके पास? ये आते हैं आर्टिकल 200 के अंदर। ठीक है, याद रखना है आपको। और कल मैंने आर्टिकल 201 के बारे में भी बताया था, तो ये रिलेटेड है इस ऑप्शन से। जब गवर्नर के पास बिल जाता है तो उनके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो रिजर्व कर लें उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। तो जब वो उस बिल को रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो जब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो उनके पास भी 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, और वो 3 ऑप्शंस आते हैं आर्टिकल 201 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपको कोरिलेट करना है चीज़ों को। जब आप कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, ऐसे ही चीज़ें याद होंगी। ये 200 है, 200 के ये जब तक बिल गवर्नर के पास है तो आर्टिकल 200 के अंदर पावर है। जैसे बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी। ठीक है, और और अगर बिल जो है पार्लियामेंट से पास होके पहुंचा है प्रेसिडेंट के पास, तो उस केस में जो पावर्स होती हैं वो होती हैं आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल हैं जो सिमिलर हैं, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की बिल से रिलेटेड पावर्स के बारे में बात करते हैं। इन तीनों के डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, वरना कन्फ्यूजन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है इनके अंदर। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं। या तो असेंट दे सकते हैं गवर्नर बिल को, या फिर नामंजूरी दे सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल। अगर मनी बिल नहीं है तो ही कर सकते हैं ऐसा बस वो। ठीक है, और उन्हें मंजूरी देनी ही पड़ेगी अगर दोबारा बिल पास होके आ जाता है तो, जैसे पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, ये तीनों तो बिल्कुल सेम है। ये तीनों पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं, लेकिन इनके पास एक और ऑप्शन है, वो है रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो किन किन केसेस में रिजर्व कर सकते हैं बिल को, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इफ़ द बिल एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, या तो वो बिल स्टेट हाई कोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो, या फिर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो, या फिर DPSP को अपोज करता हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कोई भी पॉलिसी बनाते हुए स्टेट को DPSP को ध्यान में रखते हुए ही उस पॉलिसी को या फिर उस लॉ को या फिर उस लेजिस्लेशन को बनाना होता है। अगर वो उसके अपोजिंग होता है उनका लॉ या फिर लेजिस्लेशन या फिर बिल, तो उस बिल को रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। ये भी एक ऑप्शन होता है इसके अंदर। या फिर द बिल इज़ अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, या फिर द बिल इज़ ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस। ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है बिल, तो भी उसे उस केस में प्रेसिडेंट के लिए जो है रिजर्व किया जाएगा। और एक और होती है डीलिंग विद कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A। ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, तो ये 6 ऑप्शंस होते हैं, ये 6 क्राइटेरिया होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर उस बिल को जो है रिजर्व करता है प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। ठीक है, देन वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। और कौन कौन से आर्टिकल के अंदर होते हैं? वो 201 आर्टिकल के अंदर होते हैं। ऑलराइट, और ये आर्टिकल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रेसिडेंट में लास्ट लेक्चर में। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इजंट इन सेशन। ठीक है, तो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। नीड अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है दोनों स्टेट लेजिस्लेचर से। गवर्नर कैन विड्रॉ ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। किसी भी टाइम गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर की। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में भी यही होता है। कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन ही इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। ठीक है, जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ऑर्डिनेंस लाना ही चाहिए, तभी लेके आया जा सकता है। इट इज़ अ को एक्सटेंसिव पावर विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लाया जा सकता है जिस पे
स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ ला सकती है, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ऑर्डिनेंसेस लाए जा सकते हैं गवर्नर के द्वारा। सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, कैन प्रोमोगेट और withdraw an ordinance only on the advice of the council of ministers headed by CM। तो हम ये प्रेसिडेंट के केस में भी ये बिल्कुल सेम है। वो डिस्क्रिशनरी, ये जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। वो खुद ये काम नहीं कर सकते हैं, वो केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द CM, उनकी एडवाइस पर ही ये काम कर सकते हैं। ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि ये केवल नॉमिनल हेड हैं, ठीक है। जो रियल हेड हैं वो CM ही होते हैं स्टेट में भी। इफ़ अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्रीड टू इट बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो देन इट सीज टू ऑपरेट इवन बिफोर 6 वीक्स। अगर 6 वीक से पहले ही, मतलब अगर 6 वीक से पहले ही एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता है कि ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने के लिए, और वो दोनों हाउसेज या फिर एक हाउस में से पास करा दिया जाए। दोनों हाउसेस अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है तो SLA SLC दोनों में से पास कराना पड़ेगा, और अगर बाई कैमरल नहीं है तो केवल SLC में से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, ये हम पार्लियामेंट में स्टडी करने वाले हैं। अभी बस आप ये देख लीजिए कि अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है किसी स्टेट में तो वहाँ पे दोनों हाउस होते हैं, विधान सभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, ठीक है। अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं होती है तो केवल वहाँ पे SLA ही होती है, ठीक है। He cannot make ordinance without the instruction from the president in 3 cases। देखिए, अब इन 3 केसेस में जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं, इन तीन केसेस में प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के बिना ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें देख लेते हैं एक बार। इफ़ अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state legislature। देखिए, कुछ बिल्स को इंट्रोड्यूस कराने से पहले प्रेसिडेंट की जो है मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। और वो कौन कौन से केस होते हैं वो हम पार्लियामेंट के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनेंस उन केसेस से रिलेटेड लाया जा रहा है, उन बिल्स से रिलेटेड लाया जा रहा है, तो गवर्नर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस, if he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। दूसरे केस में ये बोल रहा है वो कि ये जो हमने 6 केसेस अभी स्टडी किए हैं ना, अगर इन 6 से रिलेटेड ऑर्डिनेंस है, अगर इन 6 केसेस से रिलेटेड कोई ऑर्डिनेंस लाना चाह रहा है, हाँ, किसी स्टेट के गवर्नर ऐसा करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है। तीसरा केस है, इफ़ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर containing the same provisions would have been invalid without receiving the president's assent। तीसरा केस है कि अगर कोई ऐसे एक्ट के ऊपर बिल लाया जा रहा है जिस एक्ट को अगर स्टेट लेजिस्लेचर में जो है पास कराया जाता तो प्रेसिडेंट असेंट के बिना वो इनवैलिड होता, ठीक है। तो इन 3 केसेस पे जो है गवर्नर ऑर्डिनेंसेस नहीं ला सकते हैं। ये 3 केसेस और ये 6 केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको ध्यान से देखना है आपको। गवर्नर लेज द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट वो स्टेट लेजिस्लेचर में रखते हैं, SPSC की रिपोर्ट रखते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर्स में इनकी रिपोर्ट्स रखते हैं गवर्नर। स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और CAG की रिपोर्ट, ठीक है। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और हम CAG के ऑफिस को अलग से स्टडी करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स जो गवर्नर के पास हैं। तो गवर्नर सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि स्टेट बजट इज़ लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मनी बिल ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, ये दोनों पावर सेम है प्रेसिडेंट के केस में भी और गवर्नर के केस में भी। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन, बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट की भी और इनकी भी। कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट
इन्हीं के अंडर में होता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट गवर्नर के अंडर होता है, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट के अंडर में होता है। और ये दोनों ही किस लिए बनाए जाते हैं? अनफोर्सिन सरकमस्टांसिस के लिए बनाए जाते हैं। गवर्नर कंस्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years, ये भी बिल्कुल सेम है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के फाइनेंशियल पोजीशंस को रिव्यू करने का काम होता है। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, क्योंकि फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जुडिशियल पावर ये थोड़ी सी डिफरेंट है प्रेसिडेंट से। जो गवर्नर के पास जुडिशियल पावर्स हैं ये थोड़ी डिफरेंट है प्रेसिडेंट की पावर से। गवर्नर कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, कम्यूट, रेमिट और सस्पेंड द पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ। ठीक है, केवल और केवल स्टेट लॉ के पे अगर कोई किसी को पनिशमेंट दी जा रही है तो उन केसेस में पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, कम्यूट, रेमिट एंड सस्पेंड, ये सारी पावर्स आ जाती हैं गवर्नर के हाथ में स्टेट लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रेसिडेंट में भी कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, कैन ओनली सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। और प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते हैं किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है, तो उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, ये भी जुडिशियल पावर में ही आता है गवर्नर की। अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, ये भी गवर्नर के पास पावर होती है। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट्स पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड SPSC, ये हम ऑलरेडी जुडिशरी में देख चुके हैं। आई होप ये दोनों आपको ऑलरेडी याद हो चुके होंगे, ये हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 154 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है। आर्टिकल 163 होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। आर्टिकल 164 क्या बात करता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये 163, 164, 74 एंड 75 आर्टिकल बिल्कुल सेम है, बस ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, और 163, 164 स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन द स्टेट, ये फाउंडेशन होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का स्टेट में। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट गवर्नर हैज़ डिस्क्रेशन पावर वाइल प्रेसिडेंट डजंट। ठीक है, ये हम अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रेशनरी जो पावर्स होती हैं गवर्नर की वो कैसे डिफरेंट होती हैं प्रेसिडेंट से। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मिनिस्टर्स एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट नॉट ऑन गवर्नर। ठीक है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके अंदर ये प्रावधान लाया गया था कि मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी केवल और केवल प्रेसिडेंट पे। ठीक है, गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं होंगी एडवाइस, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन की, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशंस होती हैं, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशंस होती हैं गवर्नर के पास, जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, 6 केसेस बताए थे जिन केसेस के अंदर गवर्नर को बिल रिजर्व करना होता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, राइट, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन के अंडर फॉल करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। गवर्नर जो रिपोर्ट 356 के अंडर भेजता है प्रेसिडेंट के पास कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए या नहीं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन के अंदर फॉल करता है।
while exercising his functions as the administrator of an adjoining UT. जब ये एक यूनियन टेरिटरी के लिए फंक्शन कर रहे हों एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हों उस यूटी के लिए, तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के अंडर ही फॉल करती हैं ये पावर्स. डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम टू एन ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी अक्रिंग, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. हम ऑलरेडी देख चुके हैं शेड्यूल 6 के अंदर. शेड्यूल 6 के अंदर जो हैं 4 स्टेट्स आती हैं, AMTM, राइट, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. तो इन चारों स्टेट्स के जो गवर्नर होंगे वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे उन्हें कितना अमाउंट देना है ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है. और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के अंदर फॉल करती है गवर्नर की. और ये ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में हैं, कितने कितने हैं, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दीज लेक्चर्स, आई अर्ज यू टू वॉच ऑल दीज लेक्चर्स, ताकि आपका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने और आपको ये लेक्चर समझने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है. काउंसिल एज रॉयल्टी अकरिंग फ्रॉम लाइसेंसेस एंड फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशंस, ये सेम पॉइंट था. सीकिंग इन्फो फ्रॉम चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में ही फॉल करता है. अब सिचुएशनल डिस्क्रिशंस क्या होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अपॉइंटमेंट ऑफ CM व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर कट मेजोरिटी इन SLA और व्हेन CM डाई सडनली एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर. जब CM का पोस्ट जो है एम्प्टी हो, उस केस में गवर्नर के पास ये सिचुएशनल डिस्क्रिशन आ जाती है. एक सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, इस केस में एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि कोई ऑब्वियस सक्सेसर भी नहीं है और CM की पोस्ट भी खाली है. तो उस केस में जो पावर होती है वो गवर्नर के पास होती है कि वो किसे चूज़ करने वाले हैं एज अ गवर्नर, ठीक है. तो एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है. आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है. बस आपको ये याद रखना है किस केस में एक सिचुएशन बन रही है, कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी अगर कहीं पे, तो वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन होगा. और अगर किसी केस में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा उन्हें कि इस केस में क्या करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होगा, ठीक है. जैसे रिजर्व करना है उन्हें बिल प्रेसिडेंट के लिए, तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. और अगर कोई सिचुएशन आ रही है ऐसी क्रिएट हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, उन्हें खुद अपनी मर्जी से कुछ करना है, तो वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन होगा. ऑलराइट. डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द SLA, और जब उन्हें डिसमिस करना पड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कब डिसमिस की जाती है, जब वो कॉन्फिडेंस प्रूव ना कर पाएँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है. ये दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ द SLA इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी. और जब गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व करना पड़े, कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, जब वो अपनी मेजॉरिटी खो दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. तो ये 3 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशनल डिस्क्रिशन में फॉल करते हैं. काफ़ी ईजी हैं. एक तो जब CM अवेलेबल ना हो, उन्हें चूज़ करना हो कौन CM बनने वाला है, या फिर जब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना हो, या फिर उन्हें डिसॉल्व करना हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है. ये 3 केसेस हैं, काफ़ी सिंपल हैं. नाउ द गवर्नर, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट. अगर वो कोई पर्सनल एक्ट भी करते हैं ड्यूरिंग हिज टर्म, तो वो इम्यून है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ठीक है. ऐसे ही प्रेसिडेंट को भी कुछ इम्यूनिटीज़ गिवन है, ठीक है. एंड बाय द वे, सिचुएशनल डिस्क्रिशन में केवल और केवल ये 3 ही केसेस हैं. आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है. ये जो 2 पॉइंट है ये फैक्चुअल डेटा है, रैंडम डेटा है. द गवर्नर इज एंटाइटल्ड टू सच एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. उनके जो अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, वो पार्लियामेंट डिटरमिन करते हैं. हिज एम्यूलमेंट एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. सेम है, ये भी प्रेसिडेंट के केस में भी सेम था, ठीक है.
तो दिस वाज इट गाइस। ये गवर्नर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हो चुका है, गवर्नर हो चुका है। अब हम वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर, देन उसके बाद हम देखने वाले हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हमारा एग्जीक्यूटिव ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेजिस्लेशन स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट मतलब हम स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।